सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं, एक इमरजेंसी रूम में खड़े हैं। सामने दो मरीज हैं, एक बहुत ही सफल वैज्ञानिक जिसकी नई रिसर्च लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और दूसरा एक गरीब किसान जिसकी बीवी और 3 छोटे बच्चे उसी पर पूरी तरह निर्भर हैं। आपके पास सिर्फ एक वेंटिलेटर बचा है और दोनों की हालत क्रिटिकल है। अब आपको तुरंत तय करना है कि आप किसे बचाएंगे। एक तरफ एक इंसान है जो भविष्य में पूरी दुनिया को फायदा पहुंचा सकता है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसकी गैर मौजूदगी एक पूरे परिवार को तोड़ सकती है। आप क्या करेंगे? किसे बचाएंगे? क्या आपकी चॉइस आपकी इमोशंस पर आधारित होगी या किसी लॉजिक पर? और अगर लॉजिक पर होगी तो वो लॉजिक क्या होगा? ये सवाल सिर्फ हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम तक सीमित नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई डिसीजंस लेते हैं जहां ये सवाल छिपे होते हैं, बस हम उन्हें उस नज़र से नहीं देखते। किसी को हेल्प करना, डोनेशन देना, कोई गिफ्ट लेना या ना लेना, यहाँ तक कि वोट डालना, हर जगह हम कभी कॉन्शियस कभी अनकॉन्शियस कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा एथिकल सिस्टम है जो हमें ये बता सके कि कौन सा एक्शन सही है और क्यों? आज का वीडियो इसी बारे में है। हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी सोच, एक ऐसी फिलॉसफी जो कई लोगों को बहुत लॉजिकल लगती है और कई को बेहद खतरनाक। ये थिंकिंग सेंचुरीज पुरानी है, पर आज के दुनिया के सबसे क्रिटिकल मुद्दों जैसे एआई एथिक्स, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज में इसकी गूंज साफ सुनाई देती है। तो सवाल ये है, जब हमें एक ऐसा फैसला लेना पड़े जहां किसी एक की कुर्बानी से बहुतों का भला हो सकता है, तो क्या वो कुर्बानी सही मानी जाएगी? यही सवाल हम इस पूरे वीडियो में साथ लेकर चलेंगे और इसका जवाब आपको कंक्लूजन में मिलेगा। तो जवाब जानने के लिए यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो मोरालिटी को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये कहती है कि कोई भी एक्शन सही है या गलत इस बात से तय होगा कि उसका रिजल्ट क्या है और उस रिजल्ट से कितने लोगों को फायदा या नुकसान होता है। सीधी भाषा में कहें तो यूटिलिटेरियनिज्म मानता है कि सबसे अच्छा एक्शन वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी दे। इसे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब सोचो, जब भी हमें कोई एथिकल डिसीजन लेना होता है, हम आम तौर पर सोचते हैं कि हमारा इरादा अच्छा था या नहीं, हमने किसी को हर्ट तो नहीं किया, या हमारी ड्यूटी क्या कहती है। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म कहता है ये सब सेकेंडरी बातें हैं, असली बात है कि आपके एक्शन का आउटकम क्या है। अगर आपके एक्शन से 10 लोगों को फायदा हुआ और सिर्फ एक को नुकसान, तो वो एक्शन मॉरल है। इस थॉट प्रोसेस में इंडिविजुअल की बजाय पूरा समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे ऐसे समझो, एक ट्रेन तेजी से आ रही है और आगे 2 ट्रैक्स हैं। एक पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरे पर 1। आपके पास लेवर है जिससे आप ट्रैक बदल सकते हो। यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि आप लेवर घुमा दो और ट्रेन को उस रास्ते पर ले जाओ जहां एक आदमी है, क्योंकि इस तरह आप 5 की जान बचा रहे हो और केवल 1 की जा रही है, मतलब नेट हैप्पीनेस ज्यादा है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा हार्श लगे, लेकिन यही है यूटिलिटेरियनिज्म का एसेंस। इमोशंस या इंटेंशन से ज्यादा मैटर करता है आउटकम। और यहाँ हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ टेम्पररी प्लेजर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म वेलबीइंग भी शामिल है। इस फिलॉसफी को और इंटरेस्टिंग बनाता है इसका सिंपल और लॉजिकल फ्रेमवर्क। कोई भी काम करो, बस सोचो कि इससे कितने लोगों को खुशी मिलेगी और कितना दर्द बचेगा। अगर खुशी ज्यादा है और दर्द कम, तो वही सही है। इस वजह से ये फिलॉसफी सिर्फ पर्सनल डिसीजंस तक सीमित नहीं है। इसका यूज पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स, एआई एथिक्स, वॉर स्ट्रैटेजीज और इवन मेडिकल डिसीजंस में भी होता है। इमेजिन करो, एक डॉक्टर के पास 5 मरीज हैं जिन्हें अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत है, और एक हेल्थी आदमी हॉस्पिटल आया है रूटीन चेकअप के लिए। अब थियोरेटिकली डॉक्टर उस हेल्थी आदमी के ऑर्गन्स निकाल कर 5 की जान बचा सकता है। सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म इसी तरह की डायलेमास को फेस करता है, और यहीं पर इस फिलॉसफी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी।
ये हमें एक ऐसा तरीका देती है जिससे हम ज़्यादा लोगों का भला सोच सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये ह्यूमन इमोशंस और इंडिविजुअल राइट्स को इग्नोर कर देती है। इस फिलॉसफी की सबसे बड़ी खूबी है कि ये न्यूट्रल और अनबायस्ड बनकर हर इंसान की खुशी को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है। कोई राजा हो या रिक्शा वाला, उसकी वेल बीइंग उतनी ही कीमती है। और यही चीज़ इसे मॉडर्न दुनिया के लिए और भी रेलेवेंट बना देती है, जहां हमें कलेक्टिव हैप्पीनेस की बात करनी होती है, ना कि किसी एक प्रिविलेज्ड ग्रुप की। चाहे पब्लिक पॉलिसी बनानी हो, हेल्थ केयर डिसीजंस लेने हो या ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने हो, यूटिलिटेरियन थिंकिंग एक ऐसा लेंस देती है जिससे हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड और इंक्लूसिव तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी यही सवाल बार बार सामने आता है, क्या सिर्फ रिजल्ट से ही किसी काम को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? क्या इमोशंस, इंटेंशंस और जस्टिस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? यही सवाल हमें यूटिलिटेरियनिज्म के अगले पहलुओं की तरफ ले जाता है, इसके इतिहास, प्रिंसिपल्स, स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म्स की तरफ। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि यूटिलिटेरियनिज्म हमें एक पावरफुल, लॉजिक बेस्ड और मेजरेबल तरीका देता है एथिक्स को समझने का, जहां अल्टीमेट गोल है मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम हैप्पीनेस। उपयोगितावाद का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक भी है, और इसे समझने के लिए हमें 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में जाना पड़ेगा, जहां एक ऐसा समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने शिखर पर था। समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही थी और लोगों की सोच में रैशनैलिटी और साइंटिफिक थॉट को लेकर एक नई चेतना आ रही थी। इसी समय दो महान थिंकर्स सामने आए, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने इस विचारधारा की नींव रखी और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म की पहली और सबसे ओरिजिनल व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि इंसानी जीवन का अल्टीमेट एम होता है प्लेजर को बढ़ाना और पेन को कम करना, और यही प्रिंसिपल सोसाइटी के हर कानून और इंस्टीट्यूशन का आधार होना चाहिए। बेंथम ने इसे एक साइंटिफिक तरीका माना, जिसमें हर एक्शन को हम उसके रिजल्ट्स के आधार पर माप सकते हैं, जैसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस नाम की एक कॉन्सेप्ट भी दी, जिसके जरिए हम थियोरेटिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी एक्शन से कितना प्लेजर और कितना पेन पैदा होगा। बेंथम की थिंकिंग बहुत प्रैक्टिकल थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी कानून से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो कानून अच्छा है, चाहे उसकी इंटेंट कुछ भी हो। उनका फेमस कोट था, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी ही नैतिकता और कानून की असली बुनियाद होनी चाहिए। जब हम ये तय करें कि कोई चीज़ सही है या गलत, या जब कोई नया कानून बनाया जाए, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अधिक से अधिक लोगों की भलाई करे, उन्हें खुशी दे और उनके दुख को कम करे। बेंथम ने अपने आइडियाज़ को सिर्फ किताबों तक नहीं सीमित रखा, बल्कि उन्होंने प्रिजन्स, एजुकेशन सिस्टम और लीगल रिफॉर्म्स पर भी काम किया। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि उनका मॉडल थोड़ा मैकेनिकल है और इसमें ह्यूमन इमोशंस या क्वालिटी ऑफ प्लेजर को इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहीं से जॉन स्टुअर्ट मिल की थिंकिंग सामने आती है, जो बेंथम के स्टूडेंट भी थे और उनके फिलोसॉफिकल लेगेसी को आगे ले गए। मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को और रिफाइंड, ह्यूमनाइज्ड और बैलेंस्ड बनाया। उन्होंने कहा कि सभी प्लेजर्स इक्वल नहीं होते। कुछ प्लेजर्स हायर होते हैं, जैसे कि कला, ज्ञान और भावनात्मक कनेक्शन, और कुछ लोअर होते हैं, जैसे कि खाने पीने या फिजिकल कंफर्ट। मिल ने कहा कि अगर कोई इंसान लोअर प्लेजर छोड़कर हायर प्लेजर चूज करता है तो वही ज़्यादा वैल्यूएबल है। उनके शब्दों में, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड। इसका मतलब है, असंतुष्ट इंसान होना संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है। यानी अगर इंसान को ज्ञान, कला, सोचने की क्षमता जैसी ऊंची चीज़ों की प्यास है और वो उन्हें पाने में पूरी तरह सफल नहीं भी हो पाता, तब भी वो उस जानवर से बेहतर है जो सिर्फ खाने, सोने और आराम में संतुष्ट है। मिल की यूटिलिटेरियनिज्म एक तरह से मॉरल मैच्योरिटी की ओर इशारा करती है, जहां सिर्फ संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी भी मैटर करती है।
मिल ने अपनी किताब यूटिलिटेरियनिज्म में इस फिलॉसफी का पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रखा और इसे एक मुख्य नैतिक सिद्धांत बना दिया। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी जोर दिया और बताया कि उपयोगितावाद कैसे एक स्वतंत्र और जस्ट सोसाइटी की फाउंडेशन बन सकता है। मिल के समय में ये विचारधारा सिर्फ बुक्स तक नहीं रही, इसका असर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, विमेंस राइट्स एंड डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स तक दिखाई देने लगा। धीरे धीरे यूटिलिटेरियनिज्म ने पॉलिटिकल थॉट, इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी में अपनी जगह बना ली। फिर 20वीं शताब्दी में कई फिलोसोफर्स आए जिन्होंने इस थ्योरी को और आगे डेवलप किया, जैसे कि आर.एम. हरे, हेनरी सिडगविक और पीटर सिंगर। खासकर पीटर सिंगर ने इस विचारधारा को एनिमल राइट्स और ग्लोबल पॉवर्टी जैसे मुद्दों तक फैलाया। उन्होंने कहा कि अगर हम मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमें इंसानों के साथ साथ एनिमल्स की वेल बीइंग को भी काउंट करना होगा। सिंगर ने इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म जैसे मूवमेंट्स को जन्म दिया, जो लोगों को एनकरेज करता है कि वे अपने टाइम और पैसे का यूज़ वहाँ करें जहाँ उससे सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके। इस तरह यूटिलिटेरियनिज्म एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से निकलकर एक ग्लोबल एथिकल मूवमेंट बन गया। लेकिन इस जर्नी में इसे कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया। कुछ ने कहा कि ये थ्योरी टू डिमांडिंग है, कुछ ने कहा कि ये पर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशंस को अंडरमाइन करती है, और कुछ ने कहा कि ये माइनॉरिटी के राइट्स को सैक्रिफाइस कर सकती है मेजॉरिटी की भलाई के लिए। फिर भी इसकी रेलेवेंस आज भी बनी हुई है, चाहे हम एआई डेवलप कर रहे हों, ऑर्गन डोनेशन की पॉलिसीज़ बना रहे हों या क्लाइमेट चेंज से निपटने की स्ट्रैटेजीज सोच रहे हों। यूटिलिटेरियन लॉजिक बार बार हमारे सामने आता है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमें ये समझ में आता है कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो सेंचुरीज से डेवलप होती आई है और आज के सबसे बड़े मॉरल और प्रैक्टिकल सवालों से भी टकराती है। जेरेमी बेंथम ने इसकी मैथमेटिकल नींव रखी, मिल ने इसे नैतिकता और इंसानियत से जोड़ा और मॉडर्न थिंकर्स ने इसे ग्लोबल एथिक्स का एक हिस्सा बना दिया। इस फिलॉसफी का इतिहास बताता है कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया सबसे ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा खुशी, पूरी दुनिया के लिए एक एथिकल कंपास बन सकता है। यूटिलिटेरियनिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझना इस फिलॉसफी की आत्मा तक पहुंचने जैसा है, क्योंकि यही प्रिंसिपल्स तय करते हैं कि कोई एक्शन मॉरली सही है या नहीं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी प्रिंसिपल है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, जिसका मतलब है कि किसी भी एक्शन की मॉरल वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका परिणाम क्या है, यानी इंटेंशन, मोटिव या रूल फॉलोइंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा है और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है तो एक्शन सही है, भले ही वो प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल क्यों ना रहा हो। दूसरा प्रिंसिपल है हीडोनिज्म, जिसे समझने के लिए हमें इंसानी साइकोलॉजी को देखना होता है। हर इंसान नेचुरली पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ बढ़ता है। यूटिलिटेरियनिज्म मानता है कि यही ह्यूमन टेंडेंसी मोरालिटी की कोर बननी चाहिए। मतलब अगर किसी काम से ज़्यादा हैप्पीनेस या वेलबीइंग मिलती है और सफरिंग कम होती है तो वो एथिकल है। इस प्रिंसिपल में प्लेजर सिर्फ फिजिकल कंफर्ट तक सीमित नहीं है, इसमें मेंटल पीस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी शामिल है। तीसरा प्रिंसिपल है इम्पार्शियलिटी, जो शायद इस थ्योरी का सबसे डेमोक्रेटिक और इक्वालिटेरियन हिस्सा है। यूटिलिटेरियनिज्म मानता है कि हर इंसान की खुशी की कीमत बराबर है, कोई अमीर है या गरीब, देश का हो या परदेसी, दोस्त है या दुश्मन, सबकी वेल बीइंग को समान महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रिंसिपल की वजह से ये थ्योरी बहुत इंक्लूसिव बनती है और जाति, धर्म, लिंग या स्टेटस के आधार पर फर्क नहीं करती। चौथा और आखिरी प्रिंसिपल है एग्रीगेशन, जो कहता है कि हम मॉरलिटी को इंडिविजुअल केसेस में नहीं बल्कि टोटल आउटकम में मापते हैं। मतलब अगर कोई काम एक इंसान को बहुत खुशी देता है लेकिन 10 लोगों को थोड़ा सा दुख देता है तो वो एथिकली गलत हो सकता है, क्योंकि टोटल पेन टोटल प्लेजर से ज़्यादा है। इसी तरह कभी कभी एक इंसान की कुर्बानी 100 लोगों की भलाई के लिए एथिकल मानी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ रही है।
यही प्रिंसिपल हमें रियल लाइफ मॉरल डायलेमास में गाइड करता है, जैसे कि एक लिमिटेड वेंटिलेटर किसे दिया जाए या एक डिजास्टर जोन में पहले किसको रेस्क्यू किया जाए। ये सारे प्रिंसिपल्स मिलकर यूटिलिटेरियनिज्म को एक लॉजिकल, मेजरेबल और आउटकम बेस्ड एथिकल सिस्टम बनाते हैं। इन प्रिंसिपल्स के जरिए हम मोरालिटी को इमोशंस या डॉगमा की बजाय रीजन और कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। इन्हीं कोर आइडियाज़ की वजह से ये फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल बन जाती है, चाहे वो लॉ मेकिंग हो, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी हो या एआई प्रोग्रामिंग। हर जगह इन प्रिंसिपल्स की मदद से हम ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से ये थ्योरी कई बार कोल्ड और मैकेनिकल भी लग सकती है, क्योंकि इसमें इमोशंस या इंडिविजुअल डिग्निटी को उतनी जगह नहीं मिलती जितनी कुछ दूसरी फिलॉसफीज़ में मिलती है। फिर भी इन कोर प्रिंसिपल्स की सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी इसे एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ऐसा फ्रेमवर्क जो ये सिखाता है कि मोरालिटी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने का तरीका भी हो सकती है। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि अगर हम हर डिसीजन से पहले ये सोचें कि इससे कितने लोगों को खुशी मिलेगी और कितना दर्द बचेगा, तो शायद हम एक ज़्यादा एथिकल और ज़्यादा इंसानी दुनिया बना सकें। यूटिलिटेरियनिज्म के विकास के साथ साथ इसमें कई ब्रांचेस और वेरिएशंस भी सामने आईं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और रूल यूटिलिटेरियनिज्म। इन दोनों टाइप्स का कॉमन गोल है मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम सफरिंग, लेकिन ये वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग अपनाते हैं। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि हर एक्शन को उसके इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर जज किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में हमें उस स्पेसिफिक मोमेंट में ये कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन सा एक्शन सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। इस थियरी में कोई फिक्स्ड रूल्स या यूनिवर्सल मॉरल लॉज नहीं होते, बल्कि हर सिचुएशन यूनिक मानी जाती है और हर डिसीजन को फ्रेशली एनालाइज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका झूठ किसी की जान बचा सकता है, तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा कि वह झूठ मॉरल है, क्योंकि उसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव है। ये अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी देती है और रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि इससे ऐसे एक्शंस भी जस्टिफाई हो सकते हैं जो इंट्यूटिवली इमॉरल लगते हैं, जैसे किसी एक को बलि चढ़ाकर बाकी को बचाना। इसी लिमिटेशन को टैकल करने के लिए सामने आती है रूल यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहती है कि हमें ऐसे जनरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस पैदा करें। रूल यूटिलिटेरियनिज्म कहती है कि अगर हर इंसान एक जैसे मॉरल रूल्स फॉलो करे, जैसे ट्रूथ बोलना, वादे निभाना, दूसरों की मदद करना, तो पूरी सोसाइटी में ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का लेवल बढ़ेगा। ये अप्रोच इंडिविजुअल एक्शंस की बजाय उन रूल्स पर फोकस करती है जो प्रूवन है कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि भले ही कभी कभी झूठ बोलने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर झूठ बोलने की आदत बन जाए तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली सोसाइटी को नुकसान होगा। इसलिए रूल फॉलोइंग ज़रूरी है। रूल यूटिलिटेरियनिज्म हमें कंसिस्टेंसी और फेयरनेस सिखाता है और इम्पल्सिव या बायस्ड डिसीजन से बचाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि कभी कभी रिजिड रूल्स ऐसे सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होते जहां एक्सेप्शन ज़रूरी हो। जैसे अगर किसी को मारना गलत है, लेकिन अगर वो इंसान बाकी 50 लोगों की जान को खतरे में डाल रहा हो, तो क्या उसे मारना एथिकल नहीं होगा? इन दोनों मेजर टाइप्स के अलावा कुछ और वर्जन्स भी सामने आए हैं, जैसे प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहता है कि सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, बल्कि लोगों की प्रेफरेंसेस और चॉइसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पेन में रहकर भी किसी पर्पस के लिए जीना चाहता है, तो उसकी प्रेफरेंस को वैल्यू देना एथिकल होगा, बजाय इसके कि हम उसे सिर्फ पेन फ्री करने की कोशिश करें। इसी तरह नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म एक और वेरिएशन है, जो कहता है कि हमें हैप्पीनेस बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है सफरिंग को कम करना। इसका लॉजिक ये है
कि पेन ज़्यादा इंटेंस और हार्मफुल होता है। इसलिए सबसे पहली मॉरल ड्यूटी है दुख को मिटाना। इन अलग अलग टाइप्स के पीछे कॉमन मोटिवेशन यही है। मॉरली सही डिसीजन वही है जो लोगों की ज़िंदगी को बेटर बनाए, लेकिन हर वर्जन इस गोल को अचीव करने का तरीका थोड़ा अलग बताता है। किसी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, किसी में स्ट्रक्चर, किसी में इमोशंस का ध्यान है और किसी में लॉन्ग टर्म आउटकम्स का। ये वैरायटी हमें दिखाती है कि यूटिलिटेरियनिज्म कोई एक डायमेंशनल थियोरी नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए जब हम रियल लाइफ एथिकल डिसीजंस लेते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना, लॉ इम्प्लीमेंट करना या किसी कंपनी का बिजनेस डिसीजन, तो हमें ये समझना पड़ता है कि कौन सी यूटिलिटेरियन अप्रोच उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इन टाइप्स को जानना हमें सिर्फ मोरालिटी समझने में नहीं, बल्कि एथिकल मैच्योरिटी हासिल करने में भी मदद करता है। यूटिलिटेरियनिज्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी है, जो इसे एक एक्सेसिबल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेबल मॉरल थ्योरी बनाती है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये फिलॉसफी एक क्लियर और लॉजिकल गाइडलाइन देती है। कोई भी एक्शन मॉरली सही है या गलत, ये जानने के लिए बस ये देखना होता है कि उससे कितने लोगों को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। इसमें कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी कम होती है, क्योंकि जजमेंट का बेस इमोशंस, फेथ या परंपराएं नहीं, बल्कि कॉन्क्रीट रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि यूटिलिटेरियनिज्म एक साइंटिफिक और मेजरेबल तरीका देता है एथिकल डिसीजंस लेने का। इसमें हैप्पीनेस और सफरिंग को आउटकम्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन्हें किसी हद तक क्वांटिफाई किया जा सकता है, जैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स या वेल बीइंग स्कोर्स। इससे पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स और पब्लिक हेल्थ जैसे फील्ड्स में ये थ्योरी बहुत यूज़फुल साबित होती है। तीसरा बेनिफिट है इसका डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव नेचर। ये सभी इंसानों की खुशी को बराबर इम्पोर्टेंस देता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि हर इंसान की वेल बीइंग मैटर करती है, और इसीलिए ये थियोरी एक इक्विटेबल समाज की ओर इशारा करती है। चौथा फ़ायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये हर सिचुएशन को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने की छूट देती है, जिससे हम रिजिड मॉरल रूल्स से बच सकते हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग को बढ़ावा देता है। हम सिर्फ इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखते हैं। यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज, एआई एथिक्स और पब्लिक हेल्थ जैसे ग्लोबल इश्यूज में यूटिलिटेरियन रीजनिंग बहुत काम आता है। ये थियोरी कंपैशन और रैशनैलिटी का बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। जहां एक तरफ हम दूसरों की सफरिंग के लिए संवेदनशील बनते हैं, वहीं दूसरी ओर इमोशनली बायस्ड नहीं होकर लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यूटिलिटेरियनिज्म हमें एक ऐसा मॉरल लेंस देता है जिससे हम पर्सनल लाइफ से लेकर ग्लोबल लेवल तक के फैसले एथिकल तरीके से ले सकते हैं और अल्टीमेटली एक बेहतर, जिम्मेदार और ह्यूमेन दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि यूटिलिटेरियनिज्म एक बहुत ही पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल मॉरल थ्योरी है, लेकिन इसके खिलाफ कई गंभीर क्रिटिसिज्म्स भी उठाए गए हैं, जो इसे प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल दोनों ही स्तरों पर चैलेंज करते हैं। सबसे पहला और बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स को सैक्रिफाइस कर देता है मेजॉरिटी की भलाई के नाम पर। अगर किसी एक इंसान की कुर्बानी से 100 लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो यूटिलिटेरियनिज्म उस एक की कुर्बानी को एथिकल मान सकता है। लेकिन क्या ये इंसानी डिग्निटी और बेसिक राइट्स के खिलाफ नहीं है? इस लॉजिक से तो एक निर्दोष आदमी को भी पेनल्टी दी जा सकती है अगर उससे सोसाइटी में पीस बना रहे। यह अप्रोच कभी कभी टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी का रूप ले सकती है, जहां माइनॉरिटी की भावनाओं और अधिकारों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म प्लेजर और पेन को मेजर करने की जो कोशिश करता है, वह प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल और अक्सर असंभव होती है।
हैप्पीनेस या सफरिंग को न्यूमेरिकल टर्म्स में कैलकुलेट करना, लोगों के इंटरनल एक्सपीरियंसेस की तुलना करना और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। इसके अलावा हर इंसान के लिए खुशी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए सक्सेस खुशी है, किसी के लिए पीस, किसी के लिए रिलेशनशिप। ऐसे में क्या एक ही मॉरल फॉर्मूला सब पर लागू हो सकता है? तीसरी आलोचना यह है कि यह थ्योरी बहुत डिमांडिंग है। यूटिलिटेरियनिज्म हमसे यह उम्मीद करता है कि हम हर डिसीजन में यह कैलकुलेट करें कि किससे सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, चाहे वह अपने परिवार, दोस्तों या खुद के खिलाफ ही क्यों ना जाए। इसका मतलब है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स, इमोशंस और लॉयल्टी की कोई खास वैल्यू नहीं बचती, क्योंकि मॉरल ड्यूटी हमेशा कलेक्टिव हैप्पीनेस की तरफ झुक जाती है। यह इंसान को एक इमोशनलेस कैलकुलेटर बना देता है, जो शायद रियल ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाता। चौथा क्रिटिसिज्म यह है कि यह थ्योरी कुछ मॉरली रॉन्ग एक्शंस को भी जस्टिफाई कर सकती है अगर उनका परिणाम अच्छा हो, जैसे टॉर्चर, लाइंग या किलिंग। अगर इनसे बहुत सारे लोगों का भला होता है तो यूटिलिटेरियनिज्म इन्हें एथिकल मान सकता है, जो हमारी मॉरल इंस्टिंक्ट्स के बिल्कुल खिलाफ जाता है। यही कारण है कि कई फिलोसोफर्स ने कहा है कि कोई भी थ्योरी जो मर्डर को मॉरल कह सकती है वो अधूरी है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि यूटिलिटेरियनिज्म एक हर्ड मोरालिटी को प्रमोट करता है, जहां ओरिजिनलिटी, डिसेंट और सच को दबा दिया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी की खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये क्रिएटिविटी और पर्सनल एक्सप्रेशन को भी हिंडर कर सकता है, और अंत में ये थियोरी साइकोलॉजिकल बर्डन भी बढ़ा सकती है, क्योंकि हर इंसान से यह उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सोचता रहे, अपनी पर्सनल नीड्स को इग्नोर करे और हर सिचुएशन में आउटकम्स का परफेक्ट अनुमान लगाए, जो कि रियल लाइफ में अनरियलिस्टिक है। इन सभी क्रिटिसिज्म से यह साफ होता है कि यूटिलिटेरियनिज्म भले ही एक लॉजिकल और अट्रैक्टिव थ्योरी है, लेकिन इसमें कई ऐसे फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल फ्लॉज हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस थियोरी को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को संतुलन के साथ समझें। उपयोगितावाद की फिलॉसफी को समझने के बाद अब हम उस सवाल पर वापस लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर एक डॉक्टर को 2 मरीजों में से किसी एक को बचाना हो, एक वो वैज्ञानिक जो लाखों की जिंदगी बदल सकता है और दूसरा एक किसान जिस पर एक पूरा परिवार निर्भर है, तो सही फैसला क्या होगा? यूटिलिटेरियनिज्म इस सवाल का जवाब देता है अपने कोर प्रिंसिपल से। जिस फैसले से सबसे ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा भलाई हो वही मॉरल है। यानी हमें देखना होगा कि किसे बचाने से कुल मिलाकर ज़्यादा हैप्पीनेस और कम सफरिंग होगी। अगर वैज्ञानिक को बचाने से समाज को बड़ा फ़ायदा हो सकता है तो यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार वही फैसला एथिकल होगा। वहीं अगर किसान की मौत से एक परिवार तबाह हो सकता है और उसका इमोशनल इम्पैक्ट ज़्यादा हो तो उसे बचाना बेहतर हो सकता है। इस फिलॉसफी की खूबी यही है, यह हमें रिजिड रूल्स नहीं देती बल्कि सोचने का एक फ्रेमवर्क देती है। हम इमोशंस को पूरी तरह नहीं छोड़ते, लेकिन हम उन्हें किसी लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म हमें सिखाता है कि मॉरल डिसीजंस सिर्फ अच्छा महसूस करने से नहीं लिए जाते, बल्कि सोच समझ कर लिए जाते हैं, इस नज़रिए से कि उनका आउटकम क्या होगा। तो क्या उस वैज्ञानिक को बचाना सही है? शायद। क्या किसान को बचाना ज़्यादा मानवीय है? हो सकता है। लेकिन यूटिलिटेरियन लॉजिक यही कहता है, जो फैसला सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे वही एथिकली जस्टिफाइड है। इस फिलॉसफी की सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि कई बार सही काम वो होता है जो सबसे मुश्किल लगता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी डीप टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।